हेलो एवरीवन। हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे और ये बैच नंबर 32 का थर्ड या फोर्थ डेमो है ना। तो चलो, बैच नंबर 32 जो हमने शुरू किया था 16 अगस्त को, उसका ही डेमो चल रहा है। एंड बेटा, मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने वर्ब के टाइप्स पढ़ाए थे, कितनी तरह से हम वर्ब को डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंचे थे, देखो इस पेज को हम लोग खत्म कर दिए थे। और ये क्या था? ये हमारा था डू का, कि कैसे डू का इस्तेमाल होता है। हमने 3 वर्ब कहा था आपको, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, डू, बी एंड हैव। चलिए अब हम नेक्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब चलते हैं और वो है हैव। ठीक है ना। डू का इस्तेमाल बता दिए, बी का इस्तेमाल बता दिए, अब हैव के इस्तेमाल में चलेंगे। एक बार रीड करो। ऐप में चलता है रोनी? ऐप में नहीं चलाए हो क्या? चलाए हो ना? हाँ बेटा, सारे बच्चे जितने भी बैच में एडमिशन ले लिए हैं वो ऐप में पढ़ सकते हैं। चलो सुनो ध्यान से। हाँ, क्या है? कार, मेरे पास एक गाड़ी है। यानी आप जब इस्तेमाल करना चाहते हो हैव को अपना पोजेशन दिखाने के लिए, यानी जब हैव का मतलब होगा टू ओन या पोजेस। देखो, आई हैव अ कार, तो मैं कह सकती हूं आई पोजेस अ कार, या कह सकती हूं आई ओन अ कार, है ना। मेरे पास एक गाड़ी है, आई ओन अ कार, आई possess अ कार, आई हैव अ कार। यानी आप अधिकार दर्शाना चाहते हो किसी चीज पर तो हैव का इस्तेमाल करते हो। बेटा, मैं जब भी स्पोकन पढ़ाती हूँ मैं समझाती हूँ कि देखो हिंदी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैं 3 सेंटेंस दूं, जरा ध्यान से सुनना। मेरे पास एक मकान है, दूसरा मेरा एक बेटा है, और तीसरा मुझे एक समस्या है। मैं आपको 3 सेंटेंस देना चाहती हूं, तीनों को समझाओ अच्छी तरह से कि भाई ये जो 3 सेंटेंस है ना, मैं 3 तरीके से बोल रही हूं। मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूं मेरे पास एक बेटा है, ये क्या है ना। और मैं ऐसे भी नहीं कह सकती हूं कि मेरे पास एक समस्या है या मेरा एक समस्या है ना। तो ऐसे आप नहीं कहोगे कि मेरा एक समस्या है, मेरे पास एक समस्या है। यानी तीनों हम 3 तरीके से लिखें, जरा देखो। लेकिन इंग्लिश कितना आसान है आप खुद सोचो। मेरे पास एक मकान है, आई हैव अ हाउस। मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन। एंड मुझे एक समस्या है, आई हैव अ प्रॉब्लम। लो, इंग्लिश में आप जो भी लगाना, प्रॉब्लम, हाउस, कार, सन, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन पोजेशन ही तो बता रहा है ना। क्योंकि समस्या किसे है? मुझे है, मेरे पास है। अगर मैं कहूं मेरे अंदर ये गुण है, आई हैव दिस क्वालिटी, अब मेरे अंदर है, मेरे पास है, मुझे है, मेरा है, लेकिन सब में इंग्लिश में एक ही चीज बता रहा है, हैव। तो हम लोग स्पोकन में तो बहुत हैव का इस्तेमाल बहुत सारे वाक्यों के लिए करते हैं, और उसका मैं अलग से एक पूरा अलग से चैप्टर बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कि हैव का इस्तेमाल पोजेशन के लिए होता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। दूसरा सुनो, मैं लंच 1 बजे खाती हूँ। आप खाने के लिए कहोगे मैम ईट वर्ड होता है। बेटा, आप वर्ब में ही एक चैप्टर पढ़ोगे, इसका एक सब पार्ट कह सकते हो, वो है कोलोकेशन। कोलोकेशन कहता है कि जब कोई एक्शन की बात करते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ब होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं मैंने एक गलती कर दी, तो करना का इंग्लिश तो डू होता है, लेकिन बोलते हैं आई मेड अ मिस्टेक। तो मेक का मतलब तो बनाना होता है, मैंने गलती बना दी थोड़ी बोलते हैं। तब समझाती हूं मैं क्या, कि देखो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसके साथ एक वर्ब फिक्स्ड होता है, और वो सबसे अच्छा वर्ब होता है।
यानी आई ईट लंच एट 1 PM के बदले में आई हैव लंच एट 1 PM बोलो। यानी हैव का मेन वर्ब के रूप में मीनिंग निकला ओन, मतलब आपके पास है, आपके अंदर है, या किसी के पास है, या किसी को है। दूसरा आई हैव लंच का मतलब हुआ मैं खाती हूं, यानी खाने का सिनोनिम। तो किसका सिनोनिम है वो देखो ना, मैंने नीचे लिख दिया किसका सिनोनिम है। ईट का सिनोनिम हैव, पजेस का हैव, ओन का हैव, है ना, क्लियर। अगर मैं कहूं कल मैंने रात को एक सपना देखा, तो आई हैड अ ड्रीम। आप कहोगे मैम ड्रीम भी तो वर्ब भी तो है, तो भाई ठीक है वर्ब है, मैं कह सकती हूँ क्या आई ड्रीम्ड अ ड्रीम। कभी कहते हो रेन इज रेनिंग, नहीं। सेम नाउन और सेम वर्ब एक साथ यूज नहीं होता। तो ड्रीम वर्ब भी है, लेकिन आई ड्रीम्ड अ ड्रीम नहीं कहेंगे, आई हैड अ ड्रीम। यहां पे ड्रीम देखो ना, ड्रीम प्लेस किया हैड। उसी तरह से अगर मैं कहूं आई एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कहोगे ये लग रहा सुन के, मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ कल रात, तो मैं कहूंगी आई हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। आप जरा देखो हैव का मीनिंग सबका नीचे लिखते गई हूं मैं। भाई मेन वर्ब के रूप में हैव का तो कितना अधिक इस्तेमाल हो रहा है, देखो ना। वी हैव फन, देखो हैव फन मतलब होता है मजे करना, और यही वर्ब को चेंज कर दो, मेक फन मतलब मजाक उड़ाना। यानी ये वर्ब चेंज हुआ तो मीनिंग चेंज हो गया। हैव अगर लगा रहे हो फन के साथ तो मजे करना, और अगर हैव लगा रहे हो, अगर मेक लगा रहे हो फन के साथ तो मजाक उड़ाना। हाँ बहुत सारे केसेस में लगता है, कहां पर, जहां पर आपको उसका इस्तेमाल सटीक लगे या कोलोकेशन के अकॉर्डिंग सही हो, तो वो हम आगे कोलोकेशन में भी देखेंगे। यहां पर हम देखिए 5 सेंटेंसेस में हमने हैव को मेन वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल होगा और हैव का क्या मीनिंग निकलेगा वो मैंने आपको बताया। देखो जरा, ठीक है। आपकी क्लास नोट्स की कोई बुक आती है अलग से? यस हमजू, मैं अपने बच्चों को है ना ये नहीं बोलती हूं कि आप लोग नोट्स बनाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर कहोगे कि नहीं मुझे तो किताब हाथ में बनाने की आदत है नोट्स, तो आप नोट्स की किताब खरीद लो ना यार, ठीक है। और अभी जो मैं ये पढ़ा रही हूं आपको, ये आपका पेज नंबर 23 में, देखो पेज नंबर 23 में, ठीक है ना, शुरू हुआ है पेज नंबर 22 से, ठीक है। ये किताब में निकालो, और कभी कुछ लिखाती हूं एक्स्ट्रा तो आप वहीं पर लिख लो, ठीक है ना। आपको अपने कॉपी की तरह इस्तेमाल करो इसको, मैक्सिमम चीज लिखी हुई है, कभी कुछ एक्स्ट्रा लिखाते हैं तो वहीं पर लिख लेना, राइट। चलो, क्योंकि देखो मेरा काम है आपको है ना आसान तरीके से सिखाना। जब ऑफलाइन आते हो ना बेटा, तो आप लोग सामने बैठते हो, जैसे सर उठा लेते मैं समझ जाती हूँ अच्छा हाँ लिख लिया, तो वो एकदम सामने है ना अलग इंटरेक्शन होता है। और अब ऑनलाइन में कौन कहाँ कैसे हालात में कहाँ पढ़ रहा होगा कुछ पता थोड़ी मुझे, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कहती हूँ या तो पीडीएफ से कर लो या तो क्लास नोट्स ले लो, और अगर नोट्स बनाना है तो ठीक है, बाद में खुद जब देखते हो तो बैठ के सारा नोट्स बना लो, ठीक है। और ऐसा है ना, आपको नहीं पता, मैं ये जो तरीका मैंने अपनाया है ना पढ़ाने का, इससे एक बहुत अच्छी बात हो गई कि इतना ज्यादा सिलेबस, मतलब समझ लो 520 पेजेस, 512 पेजेस करीबन था, ये क्लास नोट्स में है, वो मैं कवर कर देती हूँ पूरा कंप्लीट 6-7 महीने में, और पूरा सब कुछ पढ़ाती हूँ। सिर्फ 2 या 3 चीजें आपको है ना रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा बुक में कंप्लीट कराती हूँ। वो आसान नहीं है, वो अगर मैं हाथ से लिखवा के पढ़ाऊं तो आसान नहीं है। देखो अब ये भी खत्म होने वाला है, चलो जरा 6 से लेके 12 तक देखो। हाँ प्रथम, तुम कैंडल के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, अभी तो शाम ही है, तुम्हारी तरफ अंधेरा हो गया। हाँ देखो शालू पांडे भी यहीं पहुंच गई। हाँ कहीं कहीं तो अभी अंधेरा हो चुका होता है ना,
है ना। जानते हो पहली बार जब मैं दिल्ली आई ना, हम लोग आए बिहार से, झारखंड तो उस समय था नहीं, बिहार था। तो मैं जब दिल्ली आई पहली बार हम लोग आए थे, हमें लगता है मेरी सिस्टर की शादी थी, उस समय दिल्ली आए। तो हम लोग बड़ा आश्चर्य फील कर रहे थे, यार रात को 7:30 पौने 8 बज गया और यहाँ बाहर तो बिल्कुल उजाला ही लग रहा है। तो हम लोग बहुत सरप्राइज थे पहली बार कि यार यहाँ तो अंधेरा ही बहुत देर से होता है, हमारी तरफ 6 बजे तक अंधेरा होने लगता है ना। सही कह रहे हो सकता है जल चुका हो। चलो, हाँ मेट देम। देखो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सुनो ध्यान से। अगर आप हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो, तो बेटा जिसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वो मेन वर्ब है। तो फिर हैज, हैव, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हो गया, है ना। अब सुनो, अगर मैं खाने के लिए बोलूं कि खाना मैं खा चुकी थी आपके आने से पहले, तो मैं कहूंगी आई हैड लंच बिफोर यू केम। देखो मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी हूं, अभी अभी खाया है मैंने। आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ। देखो हैव के बाद हैड, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, देख रहे हो। और हैड के बाद हैड, अगेन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। कभी कभी होता, स्टूडेंट कहते हैं मैम दो हैड एक साथ कैसे आ सकता है, हैज हैव के बाद हैड कैसे आ सकता है ना। तो मैं वही समझाती हूं कि भाई देखो अभी मैंने हैव का कई मीनिंग सिखाया आपको, पजेस, खाना, एक्सपीरियंस करना, ड्रीम करना, मेन वर्ब के रूप में। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो मैं एक काम करती हूं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव ले लूं और खाने का मीनिंग जो है वो मेन वर्ब के रूप में ले लूं। तो देखो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। और जब आप टेंस पढ़ते हो, टेंस पढ़ोगे कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस V3। तो यहां हैड लिया मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में और खाने का मीनिंग लिया हैड। तो देखो हैड लंच, ठीक है, समझ में आया। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है। क्या कहा मैंने? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब को हमने हैज, हैव, हैड ले लिया। अभी 7 वाला में नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको। और जो है ये मेन वर्ब है। यानी हैज, हैव, हैड के बाद अगर हैड दिख जाए, यानी दो हैड एक साथ दिख जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो कि भाई हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में आता है। देखो, है ना। जैसे आई डू नॉट डू एनी वर्क, देखो दोनों डू आ गया। और यहां तो बड़ा मजेदार केस है कि दोनों हैव एक साथ आ गया। हाँ, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसीलिए दो हैव एक साथ नहीं आएगा। हैव, हैज, हैड के बाद आप हैड देख सकते हो। ये देखो, ठीक है, क्लियर? बोलो। वॉल्यूम 1 दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल बेटा एकदम सफिशिएंट होगा। वॉल्यूम 1 का क्लास, वॉल्यूम 1 का क्लास आज लेना था मुझे बहुत। चलो मैं बताती हूँ वॉल्यूम 1 के। वॉल्यूम 1 का बस खत्म होने वाला है ग्रामर, वोकैबुलरी बच गया। चलो हो गया। 10th में आओ, हैविंग अ कार। अरे भाई आप खाना खा रहे हो, कार को खा रहे हो क्या? नहीं, आई हैव अ कार। ये क्या है बेटा? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? ये बताता है ये हैव का इस्तेमाल अगर आप खाने के लिए कर रहे हो तभी आईएनजी में लगाओगे। अगर मैं कहूं मेरे पास एक गाड़ी है, बेटा गाड़ी आपके पास है, क्या कोई ऐसा एक्शन है जो आप करते हुए दिखा सकते हो? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ोगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते, और वो एक है पोजेशन बताने वाला वर्ब। जैसे अगर मैं कहूं आई एम हैविंग एन अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया, तो कहोगे आई एम हैविंग, हैविंग का मतलब आपके पास अकाउंट है ये बोलना चाह रहे हो।
कोई ऐसा एक्शन तो है नहीं जिसको करते हुए दिखा रहे हो। अगर मैं कहूं मैं खाना खा रही हूं, यहां मैं कह सकती हूं आई एम हैविंग लंच, क्योंकि मैं जब खा रही हूं तो आप देख सकते हो कि मैं कोई एक्शन कर रही हूं। लेकिन मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, ये क्या है? ये कोई हो रहा है तो नहीं दर्शा रहा है। जब हो रहा है नहीं दर्शा रहा है तो इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे ले लोगे? इसको तो इंडेफिनिट टेंस में लोगे। आई हैव अ कार, आई हैव एन अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो क्या किया मैंने जहां पोजेशन है, जहां ओन है, वहां आईएनजी नहीं लगाया। आप जानते हो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे ओन, possess और have, ये तीन वर्ब को उसी लिस्ट में देखोगे जिस लिस्ट में हम आईएनजी नहीं लगाते, क्योंकि ये वर्ब को आप होते हुए या करते हुए नहीं दिखा सकते। ठीक है ना? उसमें मैं आपको समझाती हूं कि देखो भाई ये पूरा लिस्ट देख लो वर्ब का, इसमें आईएनजी मत लगाना, एग्जाम में वही आता है, तो यहां पर भी तो वही आएगा। और ये रादर है, आप इसको अभी भूल जाओ। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो है ये इडियोमैटिक मॉडल्स के क्वेश्चंस, सॉरी ये नहीं 6 नहीं 7 जो है इडियोमैटिक मॉडल के क्वेश्चन है। हम इसको मॉडल में डिटेल में पढ़ाते हैं। मैंने यहां पे सिर्फ इसलिए लिख दिया कि देखो यार हैव का यूज बहुत जगह है, लेकिन खाली अभी इतना याद रखना, आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हैव मेन वर्ब भी है, और हैव के बाद अगर वर्ब दिखाई दे गया तो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है? बस इतना। दूसरा एक और पॉइंट है कि हैव को आईएनजी में मत लगाना, क्योंकि आई एम ओनिंग अ कार नहीं बोलते हो, आई एम पोजेसिंग अ कार नहीं बोलते हो, यानी हैव में आईएनजी नहीं आएगा। ठीक है ना? जहां पे वो ओन और पोजेस की बात कर रहा है। देखो क्लियर बेटा? ये है आपका हैव का इस्तेमाल। देखो, और हैव का इस्तेमाल जब करोगे तब याद रखना आपको फॉर्म्स भी पता होना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, वर्ब का एस फॉर्म बेटा जहां पर भी सिंगुलर वर्ब आता है ना उसमें एस लगा रहता है। देखो हैज बन गया। सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, एंड V1 ING फॉर्म हैविंग। देखो ठीक है? सीरियस की वोकैब के लिए बेटा वॉल्यूम 1 करो ना धीरज। ठीक है? चलो अब आओ जरा देखो जो मैंने आपको कहा अभी, जो समझाया कि हैव में आईएनजी कहां नहीं आएगा। जब हैव का मतलब पोजेस या ओन, यानी स्टेटिव वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं आएगा। खाना, एंजॉय करना, पर ये करते हुए दिखा सकते हो आप, वहां आईएनजी आएगा। है ना? चलो, माधुरी दीक्षित के पास लार्ज फैन फॉलोइंग है। बेटा ये खा थोड़ी रही है, हाँ ये खा थोड़ी रही है अपने फैन फॉलोइंग को, है ना? शी इज हैविंग का मतलब हो जाएगा जैसे वो खा रही है। जैसे एक बार हमें याद है स्कूल में ही ऐसा हुआ था कि आई एम हैविंग कुछ स्टमक एक कुछ ऐसे बोला था एक स्टूडेंट ने, तो बस ऐसे ही हमारी सिस्टर जो होती थी स्कूल में, कॉमर्स स्कूल में, उसने सीधा कहा था यू आर ईटिंग। तो यू आर ईटिंग नहीं, मतलब उनका कहना यही था कि क्या स्टमक एक को तुम खा रहे हो क्या, है ना? तो उन्होंने कहा था यू आर ईटिंग, तो हमें लगा था कि शायद वो कह रही है कि तुम खा रही हो। अब समझ में आ रहा है उसका मतलब क्या था कि भाई तुम्हें स्टमक एक है तो बोलो यू हैव, आई हैव स्टमक एक। आई एम हैविंग स्टमक एक मत बोलो, क्योंकि हैविंग का मतलब तो ईटिंग हो जाएगा। अब पेट दर्द आप खा थोड़ी रहे हो, क्योंकि आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक चलेगा, लेकिन मेरे पास है तो आई हैव होगा। मुझे पेट दर्द है, आई हैव स्टमक एक, हैविंग नहीं आएगा। देखो ठीक है? ये है फोर्स्ड एक्शन। बेटा फोर्स्ड एक्शन अगेन पार्ट है मॉडल्स का, लेकिन जानते हो मैं इसको इसलिए कराती हूं आपको कि आपको जरा मैं
सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखा के आपको 2-3 सेंटेंस बनवाना चाहूंगी। वो देखो जरा, कई बार ऐसा होता है बच्चे तब कॉन्फिडेंट होते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं खुद ही। तो ये पेज नंबर 23 में है आपके बुक में। चलो देखो, फोर्स्ड एक्शन नाम से समझ में आ रहा है, जरा देखो उसका मीनिंग पढ़ो एक बार आपके YouTube पर। सॉरी बेटा, यहाँ पे कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गया था और आज मैं चेक कराती हूँ क्या गड़बड़ हुआ है, बार बार ऐसा हो जा रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, फोर्स्ड एक्शन बताता है कि भाई एक्शन दबाव में करना पड़ा, हिंदी में सुनो, करना पड़ता है प्रेजेंट में, करना पड़ेगा फ्यूचर में, आपको कल आना होगा, देखो फ्यूचर में आपको कहीं पर भी दबाव लगे, चाहे वो किसी कारण से दबाव हो, वहां पे आप फोर्स्ड एक्शन लगाते हो और वहां इस्तेमाल हैव का होता है। प्रेजेंट की बात करोगे तो देखो हैव किसके साथ आता है, अब जरा देखो चेक करो हैव किसके साथ आता है। देखो आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव आता है। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज आता है। भाई कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई नॉन लिविंग एनिमल या छोटा बच्चा हो, उसके लिए इट लगाते हैं। राम, श्याम जो भी नेम हो और जितने भी एक वचन हो, बॉय, गर्ल, सब कुछ उसके साथ हैज लगता है। आई, हम लोग वी, वे लोग दे, तुम यू और बहुवचन के साथ हैव लगता है। ठीक है, ये देखो अब याद रखना एक चीज आप कि जब आप हैव का इस्तेमाल करते हो तो हैव का और हैज का इस्तेमाल आपको पता तो होना चाहिए। तो वही तो मैंने कहा कि प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हैव या हैज लगाओ, उसके बाद टू और फिर वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा ये भी इडियोमैटिक मॉडल्स का पार्ट है। पास्ट में हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और फ्यूचर में विल हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। जरा देखो, he has to come here every day, उसे यहां रोज आना पड़ता है। I have to see the doctor every week, मुझे हर सप्ताह डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। The government had to make tough decisions, बेटा निर्णय लेना is take decision नहीं। कोलोकेशन कहता है you make your decision। जैसे देखते हो पीओ वाले ज्यादा समझेंगे, मेकिंग डिसीजन जो आता है आपका रीजनिंग में, टेकिंग डिसीजन चैप्टर का नाम तो नहीं है, लिखा है मेकिंग डिसीजन, है ना। तो वही तो द गवर्नमेंट हैड टू मेक टफ डिसीजंस, यानी गवर्नमेंट को टफ निर्णय लेना पड़ा। शी हैड टू फ्ली टू सेव हर लाइफ, उसे भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। देखो आपको महसूस हो रहा है
सरकार को जैसे कि कुछ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस जब होता है तो टफ निर्णय लेना पड़ता है, डर के मारे उसे भागना पड़ा, किसी भी रीजन से ऐसा हुआ है, शी विल हैव टू गो टू मुंबई फॉर चेकअप। देखो जाना पड़ेगा उसे चेकअप के लिए। वी विल हैव टू बी कॉशियस इन फ्यूचर, हमें फ्यूचर में सावधान रहना पड़ेगा। देखो करना पड़ेगा, करना पड़ा, करना पड़ता है। वी हैव टू ईट रोटी, यस शालू, बस ऐसे ही देखते चले जाओ। संदीप, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का बेटा हमारे पास बैच है, इंग्लिश की बात करोगे तो कंपल्सरी इंग्लिश लेना। हरिओम, यही तो नया बैच का बेटा डेमो चल रहा है अभी, बैच नंबर 2 का। समझ में आ गया? मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस दूं, बना के देखोगे? दो तीन सेंटेंस बना के देखो इस स्ट्रक्चर का। और जानते हो इसका बहुत ज्यादा सेंटेंसेस, मतलब हम कह सकते हैं 40-45 सेंटेंस फोर्स्ड एक्शन से आपको मिल जाएगा आपके स्पोकन के बुक में, ऐसे ही ट्रांसलेशन जो मैं भी दे रही हूं आपको। जिनको हिंदी नहीं आता, नहीं आती उनको मैं बता दूं, पहला सेंटेंस है मुझे आज सुबह जल्दी उठना पड़ा, उसे अब जल्द से जल्द अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। हम लोगों को हर स्थान के कानून का पालन करना पड़ता है। एंजेलिना जोली अगर जाती है ना कोई मिडिल ईस्ट का ऐसा कंट्री में जहां पे बहुत पर्दा है, महिलाओं को रखना पड़ता है, वहां पे अपना सर ढक के जाती है। क्यों? आप जिस देश में हो वहां पे सरिया कानून ही क्यों ना हो, आपको वो तो पालन करना पड़ेगा ही, है ना। अब चलो जरा जल्दी से फटाफट मुझे बना के दिखाओ, मैं आपका सेंटेंस चेक करना चाहती हूँ कितना आता है तुम लोग को। देवव्रत, वेरी गुड। नवीन, हार्ड का स्पेलिंग तो सही कर रखो। पूजा, नीलेश, कोमल, वेरी गुड, बहुत सही। देखो बिल्कुल सही लिख रहे। पहला है मुझे आज सुबह जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू वेक अप या गेट अप जो लगा दो, अर्ली टुडे, या आप पूरा लिखना चाहते हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। देखो पास्ट की बात है, पढ़ा, यानी क्योंकि अभी शाम है, हम सुबह की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। उसे अब जल्द से जल्द अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। He will have to get admitted। बेटा एडमिट का मतलब होता है दाखिला करना, मैं दाखिल होने की बात कर रही हूं। He will have to get admitted to hospital। इन हॉस्पिटल मत लगा देना, एडमिट के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। जल्द से जल्द, as soon as possible। He will have to get admitted to hospital as soon as possible। हम लोगों का हर स्थान के कानून का पालन करना
पढ़ता है, पढ़ता है, we have to follow क्या, the law of the land। बेटा याद रखना है, एक फ्रेज के रूप में यूज होता है, द लॉ ऑफ द लैंड, यानी जिस जगह पे हो वहां का कानून। देखो आपको टेंस के अकॉर्डिंग चलना है, करना पड़ेगा विल हैव टू, देखो विल हैव टू, करना पड़ा हैड टू, देखो, और करना पड़ता है, अगर वी लगा रहे हैं तो हैव टू लगा रहे हैं, ही होता तो हैज टू होता। फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। देखो शिवम क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम 1 तो पढ़ना पड़ेगा ही आपको। अगर आप क्लास नोट्स ले लोगे या मेरे से लोगे तो आपको वॉल्यूम 1 फिर खाली वोकैबुलरी करना पड़ेगा वॉल्यूम 1 से, और उसके पीछे जो असाइनमेंट है वो करना पड़ेगा। अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि मैम वॉल्यूम 1 ले, तो बेटा वॉल्यूम 1 आपके पास होना ही चाहिए। जितने भी टॉपर्स हैं उनका इंटरव्यू देख लो, किसी भी चैनल में इंटरव्यू होगा वो वॉल्यूम 1 का नाम लेंगे, ठीक है। चलो क्लियर। अब हम लोग एक टास्क दे रहे हैं आपको, वो मैं आपको होमवर्क दूंगी। देखो क्या आपको जितना पढ़ाया है ना मैंने बेटा, उसी पे क्वेश्चंस ये सारे, देखो ठीक है, ये सारा टास्क उसी पे है क्वेश्चंस, और ये सारा क्वेश्चन करने के बाद आप आंसर मिला लेना। याद रखना नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊं, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास आपका लाइव नहीं होगा यूट्यूब में, उसके बाद अब सीधा आपका होगा ये वाला जो बैच आया हुआ है, ये आप सीधा बैच होगा आपका आपके ऐप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जब ये एक्सरसाइज के लिए आऊं, उसके पहले आप लोग जितने भी हमारे ऐप वाले बच्चे हैं प्लीज आप लोग लिख के रखना कि हाँ मैम ये क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। आपके कमेंट्स में होने चाहिए। कई बार होता है कमेंट्स बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन ना लूं तो फिर रिपीट कर देना वही सेम क्वेश्चन कि हाँ मैम ये क्वेश्चन नंबर टास्क 2 आपका होमवर्क रहेगा, याद रखना। चलिए अब हम लोग वो कैप कर ले थोड़ा सा। हाँ बेटा वोकैबुलरी में कई वोकैबुलरी आपके जीआईएफ वोकैब जो है ना, वो जीआईएफ वोकैब याद रखना कि हम लोग आपको लोड कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। अब हम लोग आज कर लेते हैं जीआईएफ वोकैब, नहीं सॉरी, जो वोकैब उस दिन कर रहे थे वो, ठीक है, जो वोकैब उस दिन मैं आपको करा रही थी वो, ये देखो इतना आपको मैंने, देखो सबका सिनोनिम लिखते जा रही हूं, एंटोनिम लिखते जा रही हूं, है ना। अब एक चीज और याद रखना बेटा, जब आपका ये पूरा शीट कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैं आपको लोड कर दूंगी, अभी इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अब मैं आपको मीनिंग लिखवाऊं ना, उसी समय 3 से 4 बार वो मीनिंग अपने मन में या जोर से बोल के रिपीट करो, ठीक है। ये खाली वाला पीडीएफ आपको मिल चुका होगा जो जितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है। अब ये जो भरा हुआ पीडीएफ है वो एक बार हो जाने दो खत्म, उसके बाद मिलेगा। चलो नेक्स्ट आओ, हम 17 नंबर वर्ड पे हैं और वो है जॉक्युलर। जोक जैसा, जॉक्युलर ऐसे कह सकते हैं, जोक के जैसा, है ना। जोक मतलब मजाक, जॉक्युलर मूड में हो भाई, आज आप मजाक के मूड में हो। ह्यूमरस, एम्यूजिंग, एम्यूजिंग मतलब होता है मनोरंजन करने वाले मूड में। फनी एंड कॉमिक्स पढ़ते थे बचपन में, वो आपको क्या करता था, आपको खुश करता था। तो जॉक्युलर इज ह्यूमरस, एम्यूजिंग, फनी,
कॉमिक। एक और लगा सकते हो जो मैं लिख दूं यहां पे, जोवियल। ठीक है, ये इतना सिनोनिम है भाई। इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? एकदम सीरियस मूड में है वो आज, ही इज इन सीरियस मूड। ठीक है, सीरियस का एक और होता है somber। कभी कभी आप सैड एंड सीरियस होते हो तो हम somber, या एक और वर्ड है poignant। बेटा एन यहां साइलेंट है, poignant मत बोलना, इट्स poignant। ठीक है, एक वर्ड है सोबर। सोबर का मतलब दो होता है, एक तो नॉट ड्रंक भी होता है और एक सिंपल एंड सीरियस भी होता है। जैसे अगर आप सोबर है तो आप बहुत मजाक उजाक नहीं करते हो, है ना, बहुत ही छिछोरापन नहीं करते हो, तो आप चाहो तो सोबर भी लगा सकते हो। हालांकि सोबर का मतलब ड्रंक के एंटोनिम में भी आता है, ड्रंक के उल्टे मीनिंग में भी आता है। तो जोवियल हो गया जोकुलर का मीनिंग, सीरियस सोबर, पॉइनेंट सोबर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? जैसे अभी मेरा बेटा गया है 9th में, तो उसने मुझसे पूछा मम्मी सिनोनिम का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा बेटा सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। जैसे हर्षित का सिनोनिम है लेजी, लेथार्जिक, स्लॉथफुल। कहता है मैं समझ गया। अच्छा एंटोनिम का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। जैसे हर्षित का एंटोनिम हुआ एक्टिव, एनिमेटेड, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक। ठीक है, तो कहता समझ गया। तो देख लो, उसको पता है कि लेजी का उसको मैंने लेजी का सिनोनिम उसका नाम लिखा मैंने। तो सिनोनिम और एंटोनिम बेटा, अगर 3 से 4 सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ लो तो आप सोचो आपके 20 शीट्स है इसमें। इडियम्स एंड फ्रेजेस को तो मैं कर नहीं सकती हूँ, है ना, सिनोनिम एंटोनिम उसमें ज्यादा तो हो नहीं सकता है, लेकिन बाकी जितने वोकैबुलरी होते हैं उसका सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर देती हूँ। चलो देखो, जोवियल का उल्टा क्या है? सीरियस, सोबर, सॉम्बर, पॉइनेंट। यानी कि जब आप सीरियस मूड में होते हो तो आप जोवियल का एंटोनिम में रहोगे। जोक के जैसा जोकुलर, यानी जब आप जोक मार रहे हो ना तो आपका मूड जोकुलर है, ऐसे याद रखो ना। आप जब जॉय में हो तो आप जोवियल हो, है ना। आप किसी का मनोरंजन कर रहे, एम्यूज कर रहे हो तो एम्यूजिंग मूड में हो। ठीक है, फनी तो बहुत ही आसान वर्ड है। ठीक है, अब आते हैं इम्पेस। बेटा कुछ कुछ चीजों को ना आप ऐसे तोड़ के याद करो ना। इम मतलब इम्पॉसिबल और पेस मतलब पास। मतलब हम ऐसे लिख दें, हालांकि वो उसका रूट नहीं है, लेकिन कभी कभी तोड़ के याद करो ना। इम्पॉसिबल टू पास, इम्पॉसिबल टू पास का मतलब होता है कि जिसमें आपको पास करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक डेड एंड आ गया है, अब इसके आगे निकलना मुश्किल है ना। अब ऐसे जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं जिसके आगे वार्तालाप नहीं हो पा रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। व्हाट इज दैट? इम्पेस में आ गया, यानी ये एक ऐसा गतिरोध आ गया है, एक ऐसा डेडलॉक। देखो डेडलॉक, डिसएग्रीमेंट, कल्डिसैक, स्टेलमेट, डेडलॉक, ये सिनोनिम है ना। देखो इसके आगे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, राइट। अब इसका अगर आप एंटोनिम देखोगे तो क्या होगा? ब्रेक थ्रू। कई बार होता है ना कहीं पर जाके हमारे जो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के क्षेत्र में हमारे जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, उन लोग एक जगह जाके इम्पेस में फंस जाते हैं कि भाई आगे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जैसे आगे सूझेगा यानी कि ब्रेक थ्रू मिल गया उनको। ठीक है, देखो ब्रेक थ्रू यानी ब्रेक करके हम रास्ता आगे उससे निकाल लिए। ठीक है ना, खुद सोचो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हुआ कि ब्रेक किया और रास्ता हमने आगे निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। तो इम्पेस का एंटोनिम में हम कह सकते हैं हमें आगे का रास्ता मिल गया, यानी डेवलपमेंट का रास्ता मिल गया हमें, है ना। हालांकि एकदम एंटोनिम नहीं है लेकिन कह सकते हैं। देखो
जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है एकदम सबसे हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ का मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ का मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, एक्मी, समिट, पीक, एपोजी, पिनकल, क्रेस्ट। इसका एंटोनिम यहां दिया हुआ है, जेनिथ का एंटोनिम नादिर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि नादिर का मतलब होता है सबसे निचला पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ सिचुएशन, है ना। जैसे अभी देख रहे हो इकोनॉमिक क्राइसिस का नादिर देख रहा है कौन? श्रीलंका, है ना, है ना। और जेनिथ कौन दे रहा है, देख रहा है इकोनॉमी का? चाइना देख रहा है, राइट। तो नादिर इज द लोएस्ट पॉइंट एंड जेनिथ इज द अपर मोस्ट पॉइंट। यानी कि अगर मैं इसका नाउन के बदले में एडजेक्टिव पे कहती ना, तो एडजेक्टिव में सुप्रीम एंड पैरामाउंट भी आ सकता था। मैं कोशिश कर रही हूं, नाउन है तो सिर्फ नाउन ही लिखने का, है ना। तो ये कोशिश में कई बार हम लोग कुछ वर्ड्स को छोड़ देते हैं। सो देखो, जेनिथ और नादिर एंटोनिम है सबसे ऊपरी बिंदु जो कहते हो किसी चीज का, वो कहलाता है एक्मी, समिट, पीक, एपोजी, पिनकल, क्रेस्ट। जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है? हिमालय का पीक है ना, हिमालय का समिट है। और इसका एंटोनिम नादिर, देखो लोएस्ट पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रेक्लूस। एक बार क्वेश्चन आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ पर्सन हु लाइक्स टू लिव अलोन। अब पता उसका क्या दे दिया था? उसका दे दिया था सेंट, महात्मा, रेक्लूस। अब सबको लगता है भाई सेंट मतलब साधु, वो अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा नहीं है। साधु क्या है? इंसान है, वो अकेला रहना पसंद नहीं करेगा। हाँ, जो मन से अकेला रहना पसंद करता है उसको हम रेक्लूस कहेंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। रेक्लूस का उल्टा होगा सोशल, है ना। इसका एंटोनिम कहोगे अगर आप, देखो रेक्लूस का एंटोनिम कहोगे वो होता है सोशल, एंड एक और वर्ड है ग्रिगेरियस। देखो क्लियर? ग्रिगेरियस होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। क्लियर? और याद रखना, रेक्लूस का मतलब कोई भी हम सेंट या साधु या मॉन्क ये सब सिनोनिम नहीं लिखेंगे। रेक्लूस इज वन वर्ड जो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि जो अकेला रहना पसंद करता है। और उसका उल्टा होगा सोशल, तो खैर नॉट सोशल यही लिखा हुआ था। उसका एंटोनिम ग्रिगेरियस, झुंड में रहने वाले जानवरों को ग्रिगेरियस एनिमल कहते हैं। ठीक है, जिसको अकेले कर दोगे ना तो वो मर जाएगा। ठीक, देखो नेक्स्ट आओ, वही तो ग्रिगेरियस। इसी का सिनोनिम में देखो सोशल लिखा है, इसी का एंटोनिम रेक्लूस होगा, राइट। तो कुछ का तो सिनोनिम एंटोनिम अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट निफेरियस। देखो निफेरियस का कितना सिनोनिम मैंने कहा है, क्रिमिनल, इमोरल, विकेड, इविल, विलेनस, विलन की तरह विलेनस हो गया। उसके बाद अगर मैं कहूं मेलिशियस, जिसका इंटेंशन मेलिशियस होता है, यानी कि मैल मतलब खराब, गंदा, है ना। तो ऐसा लोग जो होते हैं वो इविल होते हैं, विकेट होते हैं, ऐसे लोग क्रिमिनल होते हैं, ऐसे लोग एंटी सोशल होते हैं, समाज के विरुद्ध होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, एंटी सोशल इंटेंशन होता है। निफेरियस का मतलब हो जाते हैं जो अधर्मी हो, अपराधी हो, अनएथिकल जिसको कहोगे। ठीक है, देखो क्या लिख रहे हो,
स्पीकिंग नहीं आती है बेटा तो कोई भी आप बैच ले लो स्पोकन का। अरे मैं स्पोकन में भी इतना ग्रामर करा देती हूँ ना कि वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपका छोटे मोटे एग्जाम के लिए भी। सिन करने वाले यानी कि पाप करने वाले, सिंफुल, देखो ठीक है। क्लियर? अब इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? मॉरल होगा, एथिकल होगा, जो धर्म के रास्ते पे चलता है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। अपराइट, एंटोनिम लिख रही हूं मैं अब, एंटोनिम क्रॉस साइन एंटोनिम बताता है। अपराइट, राइचियस, और मैं देखो ना, अगर अच्छा व्यक्ति है, अच्छाई के रास्ते पे चलता है तो वर्चुअस है। अच्छाई का इंग्लिश होता है वर्च्यू। तो अच्छाई के रास्ते पे चलने वाला वर्चुअस, और बुराई के रास्ते पे चलने वाला विशियस। देखो, जो बुराई के रास्ते पे चलता है वो विशियस। क्लियर? आओ, इन इक्विटस, बेटा यहां पर आपको रूट दिखेगा। इन इक्विटस आपको रूट ही दिख जाएगा। सुनो ध्यान से, इन कोई भी वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं हम? इन, अन, मैल, डिस, यही सब तो लगता है ना नेगेटिव बनाने के लिए। और यहां पे आपको देख रहे हो इक्वी वर्ड दिख रहा है, हालांकि आई है लेकिन आपको इक्वी दिख रहा होगा। इक्वी का मतलब इक्वल हुआ, है ना, बराबर। जब आप बराबर नहीं मानते हो किसी को, आप एक का फेवर लेते हो, है ना, आप एक का फेवर लेते हो तो आप इन इक्विटस हो, वेरी अनफेयर, है ना, मॉरली रॉन्ग हो। आप सच का साथ नहीं देते हो, यानी कि आप अगर दो बच्चों के बीच में भी पक्षपातपूर्ण कर रहे हो तो इनइक्विटस हो, क्योंकि मॉरली गलत है ना। इसका मतलब अनफेयर मतलब क्या हुआ? बायस्ड। पहले से ही आप जज करते हो कि भाई ये गलत है, ये सही है। प्रिजुडिस्ड, बेटा ये एक इडियम है, जॉन्डिस्ड आई। इसका हिंदी है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। ये पूरा का पूरा प्रोवर्ब है, यानी कि आप जैसा सोच लेते हो आपको वैसे ही दिखता है। गलत हो आप तब भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ मैं पक्षपात कर रहा हूं। यानी बायस्ड, प्रेजुडिस्ड, जॉन्डिस्ड, पार्शियल। जॉन्डिस्ड आई यानी कि पार्शियल। अब देखो, बायस्ड हमने लिखा है, इनइक्विटस का एंटोनिम अनबायस्ड हो जाएगा, है ना, इम्पार्शियल हो जाएगा। मैं नहीं बना रही हूं, क्यों? क्योंकि भाई इतना तो आपको आना चाहिए कि पार्शियल का उल्टा इम्पार्शियल होता है, बेटा आई एम लगता है, और बायस्ड का अनबायस्ड होता है, राइट। अब इसका एंटोनिम मैं बता दूं आपको, एक ईडियम है, टू सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब है बाड़े के ऊपर चढ़ के बैठ जाना। ना मैं इधर का साथ दे रही हूं ना उधर का साथ दे रही हूं, है ना। एक और वर्ड है, याद रखना, वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है कि मैं किसी एक की पक्षधर नहीं हूं, मैं दोनों को बराबर के रूप में देख रही हूं, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड। तो इनइक्विटी का एंटोनिम क्या है? सिट ऑन द फेंस, यानी बीच में बैठी हूं, ना इधर की हूं ना उधर की हूं। डिसइंटरेस्टेड मतलब मुझे दोनों पार्टी में इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। देखो जरा, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का बैच सही रहेगा, बिल्कुल केसर। बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान का बैच लिया है, यही ठीक है।
समझ में आया? बोलो बेटा। याद रखना, मैं आपको वोकैबुलरी इतना डिस्कस कर दूंगे ना ये 20 शीट्स में कि आपको 3000 4000 वोकैब से ऊपर ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन बहुत करते हैं एक एक वोकैबुलरी में। आपका काम यही है, देखो मैं जब आपको वोकैबुलरी लिखवाती हूँ ना, तो मैं सीधा सीधा कोई नेट सर्च मार के उसके सारे सिनोनिम नहीं उतार देती हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल करोगे ना तो ऐसे ऐसे वोकैबुलरी भी सिनोनिम में होते हैं जिसका अपना अलग ही कुछ मीनिंग निकलता है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट बेसिस पे मैं सिर्फ वही वोकैब देती हूं जो एक्चुअल में वो वोकैब होना चाहिए, उसका सिनोनिम एंटोनिम। और मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगी ऐसे ही सेफ चल करते चली जाऊंगी, ताकि आपको वो सारा नोट्स जब एंड हो जाएगा, हर शीट में अराउंड 45, देखिए वो जब एंड हो जाएगा तब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आज आपका एक होमवर्क तो मैंने दे दिया है, टास्क 2। एक होमवर्क पहले दिया हुआ है आपको, टास्क 1, पता है आपको, है ना? और याद रखना, टास्क 1 और टास्क 2 मतलब करते रहो अपना, क्योंकि आपको वर्ब के फॉर्म्स भी याद करने। ये क्लास YouTube में तो आखिरी था, क्योंकि 4 डेमो करीबन हो चुके हैं। अगले क्लास से ये सीधा सीधा सिर्फ ऐप में चलेगा। और बेटा याद रखना, अभी वर्ब है, 32 नंबर वर्ब पे आया है। एक और बैच इसी में ऐड होगा जो टेंस में होगा, और इसमें आपका बैच नंबर 24 खत्म हुआ है। जिस दिन वर्ब चैप्टर खत्म होगा उस दिन बैच नंबर 25 भी खत्म होगा। तो आप बस मेरा साथ जल्दी दो, क्योंकि इसको मुझे CPUSI का एग्जाम के पहले खत्म करके रख देना है। यानी 15 अक्टूबर तक ये बैच खत्म हो जाएगा, जहां पे लेकिन कौन सा बैच खत्म हो जाएगा? 29 नंबर बैच। जिसको भी जल्दी है, बहुत हड़बड़ी है, आप याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ VOD लेना, बैच नंबर 17 या 20, ठीक है? अगर आप मेरे साथ 7 से 7 महीने के लगभग पढ़ सकते हो तब आप बैच 32 लेना, नहीं तो आप कोई VOD लेना। ये बैच है वॉल्यूम 1 पूरा, इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, हालांकि अभी चैप्टर्स बाकी ही है। ये वॉल्यूम 1 का बैच है। एंड रिमेंबर, मेरा बैच एक ऑफलाइन आया है, बहुत हैवी क्राउड आया है इस बैच के लिए, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन में नंबर 1 तो हम ही है ना? और जानते हो खुशी क्यों होती है, और बिल्कुल मैं गर्व के साथ क्यों कहती हूँ कि नंबर 1 तो हम ही है? क्योंकि केडी कैंपस में बच्चा जब आता है ना तो सीधा फीस लेके आता है। इंक्वायरी तो खैर करेगा कि हाँ कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि नॉलेज के लिए कि हमारा बैच कैसे चलेगा, लेकिन आता है तो फीस लेके आता है, क्योंकि उनको पता है कि यही है जहां से हमें सिलेक्शन मिल सकता है। हम आपको वंडरफुल क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं। बस एक चीज याद रखना कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अपने सामान लेके आ जाओ, 7 महीने की तपस्या मान के चलना कि दिल्ली जा रहे हैं 7 महीने की तपस्या के लिए। 7 महीने में हम आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि आपको कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैम दिल्ली नहीं आ सकते, पैसे का अभाव है। बेटा आपके लिए ऑनलाइन, ठीक है ना? क्योंकि ये एक वरदान ही साबित हुआ है ऑनलाइन, जहां पे आपके पास पैसे नहीं हो तो भी घर में बैठ के वही टीम से पढ़ सकते हो जिस टीम से हम ऑफलाइन का यहाँ करवा रहे हैं, है ना? लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है ऑनलाइन में। महात्मा गांधी ने कहा था डिसिप्लिन किसी पर थोप नहीं सकते, वो अंदर से आती है ना? मुझे बहुत लोग कहते हैं तो आप बेटे को बहुत छूट दे रखी हो, उसको पीटती नहीं हो, उसको मारती नहीं हो। मुझे पता है यार, पीठ मार के सिर्फ आप डर पैदा कर सकते हो। डिसिप्लिन जो आता है वो अंदर से आता है, और वो जिस दिन आ गया, आप घर बैठ के पढ़ो या यहाँ पढ़ो, सिलेक्शन दोगे। लेकिन यहाँ पढ़ते हो ना, तो मैं आपको एक बताती हूँ कि यहाँ पढ़ते हो तो वो एक माहौल रहता है। एनीवे, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो तो हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मौजूद है, जैसे मर्जी वैसे पढ़ो। आ जाइएगा। इस बैच में 17 अगस्त को शुरू हुआ है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आपका क्लास चलेगा 6 से 7:30, और ये चलेगा सिर्फ और सिर्फ केडी लाइव ऐप में। आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ये आपको प्ले स्टोर से केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करके